नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है और जो हंगामा लोकसभा में हो रहा है वो तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी बर्ताव कर रहे हैं वो हमने कल भी देखा, कैसे नारे लग रहे थे। नरेंद्र सरेंडर ये भी नारे लगे। फिर बाद में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को उन्होंने गद्दार कह दिया। लेकिन निशिकांत दुबे भी बहुत सारे बुक्स लेकर आए थे और ये लड़ाई अब बुक वर्सेस बुक हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हमने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील कर ली, यूएस के साथ ट्रेड डील हो रही है, इस सारे एटमॉस्फेयर में ये मुद्दा लेकर आना, ये सबसे बड़ी बात है। इससे हमारे देश के सुरक्षा के ऊपर निश्चित सवाल उठते ही है, नो डाउट। बट क्या ये अंदरूनी कोई कॉन्स्पिरेसी है? ये सोचने वाली बात है और इसीलिए इस पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि, पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर को। सर, थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद वर्षा जी, आपको और आपके दर्शकों को। सर, कल निशिकांत दुबे भी बहुत सारे बुक्स लेकर आए थे और उसका संदर्भ दे रहे थे। और पूरा इंदिरा गांधी सबका कच्चा चिट्ठा जो है उन्होंने खोला। तो ये लड़ाई अब बुक वर्सेस बुक तो हो गई है सर। लेकिन सर, एक बड़े पैमाने पर अगर हम देखते हैं तो राहुल गांधी ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं सर? क्या ये हमारे खिलाफ जो विदेशी ताकतें हमेशा रहती है उनके हाथ में खेल रहे? देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी अ, मैं ये बार-बार कहता हूँ कि उनके उनको अपने पॉलिटिकल एडवाइज़र जो हैं उनको अब बदल देना चाहिए, वो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। वो सदैव ये प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी पूरे देश में हँसी के पात्र, मतलब एक क्षोभजनक परिस्थिति में आ जाएँ, लोग उनका मज़ाक उड़ाएँ, लोग ये कहें कि राहुल गांधी को कुछ समझ है नहीं। देखिए, सबसे पहले उनके बिहेवियर को लेकर, उनका जो बर्ताव रहता है, वो हालाँकि ये प्रयास करते हैं एंग्री यंग मैन वाला जो उनका एक इमेज बने उस प्रकार से जो प्रयास करते हैं, वो भारतीय राजनीति में नहीं चलता। भारतीय राजनीति ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखिए, आप अगर उनकी कॉपी कर रहे हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, जो पूरे देश के फलक पर वो आए, उन्होंने प्रचार अभियान का आरंभ किया और करीब-करीब मैं ये कहूँगा कि प्रचार के विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छा गए। उनका इसका जो कारण था वो ये था कि नरेंद्र मोदी जी का एक बेबाक अ, इमेज, कि वो ये कहते थे कि हम आँख आँख झुकाकर नहीं, आँख से आँख मिलाकर बात करेंगे। ये जो उनका जो व्यक्तित्व था, ये एक मस्क्युलर पर्सनालिटी का उनका एक इमेज बना, जो लगातार चलता रहा। और आज भी इस मामले में जब भी देखिए आप ये जब पहलगाम हमला हुआ, तब हुँ, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? वही अंदाज़ जो था, वो वही था कि ये कहीं पर भी छुपे हैं, हम उनको छोड़ने वाले हैं नहीं, इनको इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ये जो अंदाज़ है, ये भारत के लोगों को पसंद आया है। वो ऐसा नेता चाहते हैं कि जो भारत के दुश्मनों को उनकी भाषा में, या तो उन्हीं की भाषा में या वो जिस भाषा में समझते हैं, उस भाषा में, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस भाषा भाषा में समझाना चाहिए, उस भाषा में। अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से कदम रखने चाहिए, उस अंदाज में एक नेता को चाहिए। वो जो नेता भारत की जनता चाहती थी, वो सारे गुण वर्तमान में और 2013 के बाद से उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दिखे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जीता दिया, जो भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार जीता। अब राहुल गांधी के जो
राजनीतिक सलाहकार हैं, वो उनको नरेंद्र मोदी के की कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी की कॉपी करके कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। राहुल गांधी के पास अपना यूनिकनेस है। उनको जो राहुल गांधी है, उसी राहुल गांधी को बाहर लाकर आना चाहिए। नहीं कि उसको नरेंद्र मोदी के गेटअप में, मतलब नरेंद्र मोदी की जो इमेज है उसमें बांधकर फिर वो एक पड़ीका बनाए और उस रैपर में लेकर आए जनता के सामने, ये ठीक नहीं है। उनकी इमेज ये जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे उनकी स्थिति जो है वो हास्यास्पद होती जा रही है। तो उनको जो राहुल गांधी है, उसी राहुल गांधी को लेकर आगे चलना चाहिए, ना कि वो नरेंद्र मोदी की कॉपी करें। दूसरा, वो जो संसद में उनका जो बर्ताव रहता है, व्यवहार रहता है, वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन का नहीं होता। जैसे कल देखिए, वो खड़े-खड़े जिस प्रकार से वो चाय या कॉफी जो भी था वो मग में लेकर पी रहे थे। ये उनके सलाहकारों के हिसाब से ये एंग्री यंग मैन वाला इमेज दिखता है, कि ये देखिए हम स्पीकर को भी नहीं मानते, हम रूल को भी नहीं मानते, ये ठीक है। ये उनके सलाहकारों के लिए अच्छा होगा। कांग्रेस के समर्थकों के लिए अच्छा हो सकता है। परंतु जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन इस प्रकार के अ, अ, बेजवाबदार, इर्रिस्पॉन्सिबल एक्शन को मान्यता नहीं देता। ये उनको समझना चाहिए। दूसरा जो है, वो 3 दिन से जिस बुक को लेकर चर्चा में आ रहा है, इस बुक से लेकर मुझे कल एक अमेरिकन मरीन इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, उनका एक स्टेटमेंट कल आया। तो मुझे ये लगा कि ये भारत में हो क्या रहा है? जियोपॉलिटिक्स अगर हम देखते हैं, उन्होंने, क्या नाम है उनका? ग्रांट ग्रांट न्यूशम। ग्रांट न्यूशम है, अमेरिकन मरीन इंटेलिजेंस के अधिकारी रह चुके हैं वो। उन्होंने कहा है कि चाइना कभी भी भारत पर स्ट्राइक कर सकता है। हुँ, अब जब ये बात आई है, कल ही आई है। अब भारत के अखबारों ने अब लिया हो, उन्होंने कब कहा हो, ये एग्ज़ैक्ट पता नहीं है, लेकिन कल ये पत्रिका में छपा और परसों से ये बात राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? क्या वो भारत में ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत कमज़ोर है, निर्बल है, चीन जो है वो सशक्त है, शक्तिशाली है, भारत से बलवान है? क्या ये भारत के लोगों के अंदर ये ऐसी कोई नैरेटिव एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो चीन के लिए कोई एक भूमि तैयार कर रहे हैं? एक नैरेटिव की ज़मीन तैयार कर रहे हैं चीन के लिए? ये सोचने वाली बात। हुँ, दूसरी मैं आपको बात बताऊँ कि वर्तमान जियोपॉलिटिक्स जो है, वो उस जियोपॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, उसमें वो पहले एक समय था जब ये दो ध्रुवीय चलता। एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया, जिसे मैं ऐसा मानता हूं कि उसे एक षड्यंत्र या स्ट्रेटेजी के तहत उस राष्ट्र को तोड़ दिया। उसके बाद जो हुआ वो पूरे विश्व में वो एक ध्रुवीय विश्व हो गया। हुँ, वर्तमान में पोस्ट कोविड जो विश्व बना है वो पोलर है। इसमें कई बिंदु हैं। आपको ग्लोबल साउथ को देखना पड़ रहा है, आपको यूरोप को देखना पड़ रहा है, अमेरिका तो है ही है, रशिया अपना दमखम दिखा रहा है। चीन जो है उसने कोविड के दौरान अपने चीन की जो स्ट्रैटेजी है वो समझिए, वो 3 तरीके से अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज कराता है। पहला, वो आपको कर्ज के जाल में फँसाता है, डेब्ट ट्रैप। दूसरा, वो आपकी ज़मीन हथियाता है। यस। तीसरा, जो ये 2 जो हैं, वो भारत के साथ, इसमें से एक वो डेप्थ ट्रैप जो है वो उसमें भारत नहीं आया। तो उसने भारत के साथ जो किया है वो ग्लोबल चेन जो है, सप्लाई चेन, उसका उपयोग किया है भारत के साथ, वो तीसरा है। भारत के साथ दूसरा जो है उसने उपयोग कर लिया है, वो 1962 में ही कर लिया था, ज़मीन हथिया ली थी करीब-करीब 40,000 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा जो है वो उसके जो सोर्सेस और रिसोर्सेस हैं,
उसको वो वेपनाइज़ करता है। उसको हुँ, हथियार की तरह शस्त्र के रूप में उपयोग करता है। उसने पूरे विश्व के सामने जब ये वैश्विक महामारी कोविड-19 चल रहा था, तब मास्क के लिए N95 मास्क, फिर पीपीई किट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए उसने वो क्योंकि वो सप्लाई चेन इसके उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन था, तो ब्लैकमेल करना शुरू किया था। उसने उस समय इसको वेपनाइज़ किया। भारत के साथ भी ट्रेड जो है उसका, उस ट्रेड को उसने वेपनाइज़ किया है। भारत को वो इसी तरीके से दबा सकता है, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो करीब-करीब 100 मिलियन से ज़्यादा है। तो क्या भारत इस ग्लोबल ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें भारत की वर्तमान में जो शाख है, कोविड के दौरान जो हुआ वहां से भारत की एक शाख बढ़नी शुरू हुई। वो क्या थी? वो विश्व मित्र की शाख थी। भारत की जो इमेज बनी, वो विश्व मित्र की बनी। चीन की जो इमेज बनी, वो विश्व शत्रु की बनी। क्योंकि कई ऐसे रिसर्च ये बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनको चाइनीज वायरस बोला था, फिर हुँ, बंद कर दिया उन्होंने। तो पूरे विश्व में चीन जो था वो ब्लैकमेल करने वाला, नुकसान करने वाला देश है, ऐसी एक मान्यता बढ़ती चली गई। भारत के लिए ऐसी मान्यता बढ़ती चली और आज भी ये कायम है। वैसे बढ़ती चली इससे बेहतर मैं बताऊं कि भारत की उस समय की सरकार के जो स्टेप्स थे, जो कदम उठाए, चाहे वो पैरासिटामोल का हो या बाकी सारी वैक्सीन जो भेजी, उससे पूरे विश्व में भारत की सरकार ने अपनी जो इमेज है वो विश्व मित्र की बनाकर रखी। उसका एक प्रभाव ये हुआ कि आज कुछ भी विषय हो पूरे विश्व में, तो भारत की दृष्टि कहाँ पर है? भारत के हित तो कहीं नुकसान में नहीं आ रहे हैं, इस बात को ध्यान पर रखा जाता है। चाहे इसे आप न्यूजीलैंड के साथ एफटीए कीजिए या ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुई वो ले लीजिए। ये सारी डील्स में जो बात आई है वो विश्व मित्र भारत जो है उसके साथ उसको मान्यता दे रहे हैं। तो इसमें जो है भारत का कद जो है वो विश्व मित्र के तौर पर बढ़ रहा है। जबकि चीन का जो रूप है वो विश्व शत्रु के रूप में बढ़ अमेरिका नहीं चाहता कि उसके सामने अगर ये द्विपोलर अगर बाइपोलर बनता है तो उसके सामने चीन आकर खड़ा रहे। यस, तो इस और चीन नहीं चाहता कि अगर अमेरिका है तो उसके लिए भारत का उपयोग चीन को भी करना है अमेरिका को काउंटर करने के लिए। ट्रेड डील के लिए भी जो चीन का स्टेटमेंट आया था वो कुछ-कुछ तो संदिग्ध रूप से ऐसा था कि उसको पसंद नहीं है। तो राइट, इस सारी स्थिति में जहां भारत का एक स्थान है, भारत का एक वजन है, भारत की विश्व मित्र की मान्यता है, वहां चीन है। ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो ये मानती है कि ये अब मल्टीपोलर विश्व बन रहा है, तो उसमें भारत की स्थिति क्या होगी? तो क्या राहुल गांधी इस प्रकार से चीन को बलवान दिखाकर या चीन भारत में घुस सकता है और भारत की सरकार जो है वो चीन को नहीं रोक पा रही। ऐसा एक नैरेटिव खड़ा करके पूरे विश्व में और भारत में क्या भारत की स्थिति को कमजोर कर रहे हैं? दिख तो फिलहाल अगर आप ऊपर-ऊपर से भी नज़र करेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है, उनके जो स्टेप है वो यही दिखा रहे हैं कि भारत में विश्व में चीन भारत से बलवान है, भारत चीन से कमज़ोर है। ऐसा दिखाने की ये कोशिश हो रही है। यस। लेकिन सर ये तरीका जो है उनका जो बुक का सहारा ले रहे हैं, जो अनपब्लिश्ड है, लेकिन कल तो सर वो बुक भी लेकर आए थे, सबको बता रहे थे कि ये बुक मैं मोदी जी को गिफ्ट करूँगा अगर वो आते हैं तो। मोदी जी कल शायद नहीं आए और फिर उन्होंने कह दिया कि मोदी जी मुझसे डर गए। सर जिन्होंने ये बुक लिखी है वो सामने नहीं आए और उस बुक में सर ऐसा क्या लिखा है कि जिसका ये इतना बड़ा मुद्दा बनाते हुए भारत और भारत के रक्षा से जुड़े हुए सारे लोग कैसे निर्णय लेते हैं, ये सारे दुनिया को बताना चाहते हैं सर? देखिए
स्थिति जो है वो ऐसी है कि भारत अब शस्त्रों की निर्यात कर रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, तो एक ये भी है। दूसरा एक दूसरी बात एक और देख लीजिए कि चीन ने अपने क्योंकि चीन जब बेचता है तो विश्व में चीन के जो उत्पादन है, उसकी क्वालिटी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क। तो चीन ने अपना जे-17 फाइटर जेट है, उसको विश्व में बेचने के लिए खास करके इस्लामिक कंट्री को बेचने के लिए पाकिस्तान के साथ सहयोग किया है, पार्टनरशिप की है, 65-35 समथिंग है, यस। ठीक है? और भारत अपना तेजस बेच रहा है। करीब-करीब 12 देश हैं जो तेजस में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। भारत की ब्रह्मोस निर्यात हो रही है। तो राइट, ये कहीं ये एक एंगल भी बनता है कि भारत राइट। को कमज़ोर दिखाइए, चीन को सशक्त दिखाइए। जिस बुक का वो हवाला देते हैं, देखिए द ग्रेट हिमालयन ब्लंडर हुँ, ऐसा करके एक बुक छपी है। यस। 1962 में क्या हुआ था, किस प्रकार से निर्णय लिए गए, उसके लिए शायद उसे भारत में बैन भी किया गया। हुँ, उसमें हमको जाना भी नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए। परंतु ये जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा एमएम नरवणे जी को कि आप अपनी ओर से जैसा लगता है वैसा कीजिए। देखिए, स्थिति ऐसी होती है कि जहाँ पर गलवान में ये जो हो रहा था, मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ कि देखिए क मेरा बेटा है, कहीं पर गया है और कोई गुंडे, मवाली उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं। वो मुझे फ़ोन कर रहा है, मैं घर पे बैठा हूँ, बेटा कहीं कहाँ है मुझे पता नहीं है। उस जगह पे मैं कहीं कभी गया नहीं, मैंने वो जगह देखी नहीं। अब गुंडे कैसे हैं, क्या लेकर आए मुझे पता नहीं। अब वो बोलेगा तो पता चलेगा लेकिन फिर भी वो एक वर्णन होगा। वो बताएँगे कि ये लेकर आए, लेकिन वो क्या है वो एग्ज़ैक्ट जब तक मैं देखता नहीं हूँ मुझे पता नहीं चलता। तो मैं उसको क्या बोलूँगा? मैं उसको वही कहूँगा कि बेटा जैसी स्थिति हो उस प्रकार से तू अपना व्यवहार रखना। ठीक वही तो कहा है। और हुँ, एमएम नरवणे जी बिल्कुल जानते थे कि प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते। कम से कम ये तो नहीं कहा कि जब तक ऑर्डर नहीं मिलता आप गोली नहीं चलाएँगे। साफ कह दिया अगर वो गोली चलाते हैं तो आप गोला चला सकते हो। अगर स्थिति आपको ऐसी लगती है कि गोला चलाने लायक है तो गोला चला दीजिए। अगर स्थिति ऐसी लगती है कि चाइनीज़ सोल्जर है उसको मारना पड़ेगा आप मार दीजिए। मतलब उचित स्थिति जो आपको उचित लगता है वो सब कीजिए। तो मतलब ये फ्री हैंड दिया। दे दिया था आपको जैसा लगता है वैसा कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको चाइनीज़ सरहद में घुस जाना है, आप घुस जाइए। क्योंकि ऐसा ही एक बात हुआ था मैंने ये पढ़ा था कहीं कि जब 65 का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, लाल यस। बहादुर शास्त्री जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो ऐसा था कि पाकिस्तान ने कच्छ का मोर्चा खोला था और अगर हम राजस्थान का मोर्चा खोलते हैं, तो उनका जो डिप्लॉयमेंट था, आर्मी डिप्लॉयमेंट, वो उनको उधर ट्रांसफर करना कर पड़ेगा, तो शक्ति उनकी कम होगी। कम जाती। उन्होंने सारा यहाँ पर लगा दिया था। तो हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने शास्त्री जी को कहा कि देखिए ऐसा है तो हमको ये बॉर्डर खोलना पड़ेगा। तो शास्त्री जी ने ऐसा पूछा कि तो फिर क्या है खोल दीजिए। तो हमारे अधिकारी जो आर्मी ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल बिरादरी में मतलब विश्व के जो हैं वहाँ पर हम एक आक्रमणखोर के रूप में देखे जाएँगे कि हमने आक्रमण किया। तो शास्त्री जी ने ये कहा था, वो उत्तर मुझे देना है, आप जाइए मोर्चा खोल दीजिए। यस, वैश्विक स्तर पर जो उत्तर देना है, वो मुझे देना है, आप मोर्चा खोल दीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक ऐसा ही था कि विश्व में वैश्विक स्तर पर जहाँ पर भी उत्तर देना होगा, भारत सरकार बैठी है, पॉलिटिकल उत्तर देने के लिए, आपको वहाँ पर जो भी उचित लगता है, गोली की जगह पे गोला या गोले की जगह पर मिसाइल या मिसाइल की जगह पर आपको अगर फाइटर जेट भेजने, आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, आपके हाथ खुले हैं। ये जो मतलब वो कहना ये चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बंद मुट्ठी में ये कहना चाहते हैं कि देखिए
आप इस प्रकार से फ्री हैंड कैसे दे सकते हैं? हमने तो कभी दिया नहीं। क्या राहुल गांधी ऐसा बोलना चाहते हैं कि आपने आर्मी को खुली छूट क्यों दी? राइट। सर या फिर वो वैश्विक स्तर पर ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि देखिए, हमारे यहाँ पर ऐसा हो रहा है, इस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं, तो कैसे निर्णय लिए जा रहे हैं, वो पूरे विश्व को दिखा रहे हैं। मतलब ये तो हमारी अंदरूनी बात है, अभी तक पब्लिश हुई नहीं है। आर्मी इसको मॉनिटर करेगी, आर्मी मॉनिटर कर रही है। सुरक्षा विभाग के नियम है कि अगर ऐसी कोई पब्लिश होगी किताब होती है, तो उसको आर्मी देखेगी, क्योंकि वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न होता है। जो पब्लिश हुआ नहीं, वो आप पब्लिश कर रहे हैं। तो क्या आप भारत में किस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं, वो दुनिया को दिखा रहे हैं? राइट सर। सर दूसरी बात ये है सर कि आज ही कल ही के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, सोशल मीडिया में भी है कि 2020 में जो लद्दाख में हुआ, जो बीचिंग का और अपना गलवान में के, तो लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, उन्होंने भी एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है हू डेयर्स विंस अ सोल्जर्स मेमोयर। उसमें उन्होंने पूरी डिटेल से चर्चा करते हुए लिखा है कि किस तरह से भारत ने ऑपरेशन चलाया वहां पर, और हिंसक झड़प हुई मतलब, और पूरी बाजी पलटी। तो उसमें सर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसा वो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि जो नरवणे जी ने जो बुक लिखा है उसमें क्या जो राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं। तो सर क्या राहुल गांधी ये ऐसे बुक भी है जो बताते हैं कि किस तरह से भारत ने उस बाजी को जीता था, और पूरे किताब के जो अंश है उसमें ये बताया गया था कि भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर्स पे बनाए हैं, सड़कें, शेल्टर, कुएं, सब तेजी से जो बना, उसके चलते हुए हमने चीन के ऊपर जो है वो अपनी बढ़त बनाई। बढ़ा है। तो इस तरह का वर्णन उन्होंने उस बुक में लिखा है, ऐसा न्यूज़पेपर में भी आया है। तो सर जब ये लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी अपने बुक में इस तरह से लिखते हैं, तो नरवणे जी ने भी ऐसा क्या लिखा होगा सर, तो कि जो राहुल गांधी उसको पकड़ के बैठे हुए हैं? देखिए, वो जो कह रहे हैं, वो भी मैंने सुना, तो वो क्या कह रहे हैं कि वहाँ से कॉल आया, फिर बताया गया कि वो टैंक्स हैं चाइनीज़, वो अंदर आ रही हैं। कुछ तो अंदर आ चुकी हैं, फिर निर्णय लेना था, पीएमओ में गया। तो उसके बाद क्या लिखा है, वो नहीं पता। हाँ, वो तो यही बोल रहे हैं, मेरे को बस 2 लाइन बतानी है, 2 लाइन बतानी है। और वो 2 लाइन यही तो बोल रहे हैं, आगे हाँ, कुछ नहीं बता रहे हैं। तो ये सर जो आर्मी चीफ हमारे जो थे एमएम नरवणे जी, वो मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर ये बोल चुके हैं कि हमने हमारी 1 इंच ज़मीन चीन ने नहीं हड़पी है। ये बोल चुके हैं, वो लल्लन टॉप पे उनका इंटरव्यू पड़ा है, जिस किसी को यस, देखना है देख। इसके अलावा एक पॉडकास्ट में भी वो गए थे। तो राहुल गांधी का जो उनको समझना होगा। राहुल गांधी जो करना चाहते हैं ना, उसको अगर हम एक अ, इंटरनेशनल एंगल से देखेंगे, तो पता चलेगा। देखिए, जैसे मैंने बताया कि चाइना अपने सोर्सेज़ को वेपनाइज़ कर रहा है। चाइना अभी रेयर अर्थ को वेपनाइज़ कर रहा है, ठीक है? अमेरिका की बहुत सारी चीज़ें जो थी, वो रेयर अर्थ के लिए उनका उत्पादन ठप हुआ। अभी जो बजट आया है, भारत का बजट, उसमें रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की बात की गई। इससे साथ-साथ जो सेमीकंडक्टर चिप्स जो है, वो भारत में बनने शुरू हो गए। इसका आरंभ भी हो चुका है। तो सेमीकंडक्टर चिप्स जो है, उसमें भी चीन बनाकर भेजता है। हुँ, रेयर अर्थ की जहां पर आवश्यकता है, तो अमेरिका जो है, अभी देखिए मैंने जैसे पहले बताया कि जब बाइपोलर विश्व था, तो यूएसएसआर और यूएसए थे। यूएसएसआर को तोड़ दिया गया। अभी रशिया अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है, परंतु रशिया जो है, वो चीन का जो पहला हथियार है, डेप ट्रैप, यस, कर्ज के पिंजरे में फंस चुका है। करीब-करीब 167 मिलियन या बिलियन डॉलर का कर्जा है चीन का, रशिया पर। तो वो अब चीन के आगे जाने की कोशिश नहीं करेगा। ये निश्चित हो गया है। बिल्कुल सर। दूसरी बात ये है, तो अगर अब विश्व बन रहा है, तो उसमें जो पोलर बनेंगे,
तो उसमें भारत कहीं न कहीं आएगा रेयर अर्थ को लेकर। अमेरिका क्यों कर रहा है ये? अमेरिका चाहता है रशिया और भी कमज़ोर हो जाए। तो हम जो वहाँ से ऑयल खरीदते थे वो बंद करवाने की धमकी दी। इसी वजह से उसने टैरिफ भी डाले। हम वेनेजुएला से हम पैलेस भी खरीदते थे, लेकिन उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया तो खरीदना बंद हो गया। अब वहाँ से आ जाएगा। तो अमेरिका चाहता है कि क्योंकि भारत की छवि जो है वो विश्व मित्र की, वो नुकसान नहीं करता किसी को। वो ठीक है, आपका फ़ायदा होता है कीजिए, लेकिन मैं मेरा नुकसान नहीं होने दूँगा। इस मान्यता से इस पॉलिसी पर भारत चल रहा है अभी। तो हम अपना नुकसान नहीं होने देंगे, आपका फ़ायदा हो रहा है ठीक है, कीजिए। तो इस विषय में रेयर अर्थ को लेकर अमेरिका अब समझ चुका है कि भारत ने अगर वहां पर कॉरिडोर बनाया है, तो आने वाले समय में भारत चीन की जगह रेयर अर्थ के फील्ड में ले सकता है। तो इस विषय में अमेरिका के तेवर अचानक से नरम पड़े। अचानक ने ट्रंप ने बोल दिया कि हो गया। हालांकि अभी तक वो डील क्या हुई उसकी डिटेल आनी बाकी है। हाँ, परंतु पेपर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे, एक तो चीन का उसके पास जो रिसोर्स है रेयर अर्थ का, जो पूरे विश्व की सप्लाई चेन में वही है, और दूसरा कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। हम भी यस, उसी के ऊपर निर्भर है। तो उसको वो वेपनाइज कर रहा है, हर किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। भारत ने अगर रेयर अर्थ कॉरिडोर बना रहा है, तो अमेरिका को लग रहा है कि यहां पर जाना चाहिए। चीन नहीं चाहता कि भारत शक्तिशाली बने। तो इस वजह से, और हालांकि ये चीन चाहता है कि भारत उसके साथ रहे, क्योंकि चीन को अमेरिका को भी काउंटर करना है। यस, विश्व में दादा बनकर जिसको जीना है वो चीन चीन की महत्वाकांक्षा है कि विश्व में एक ही महासत्ता रहेगी और वो चीन। तो चीन अमेरिका को नहीं चाहता। बिल्कुल। भारत के ट्रेड डेफिसिट जिस प्रकार से है, उस प्रकार से भारत जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक चीन पर निर्भर है। तो ये अगर पूरे जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हम देखते हैं, तो भारत की स्थिति जो है वो एकदम महत्वपूर्ण है। की पोजीशन पर है भारत, कि जो महासत्ता बनना चाहता है उसको भी भारत चाहिए। जो सिंगल पोलर विश्व जो है उसमें जो महासत्ता बना, जगत जमादार बन के जो बैठा है, वो भी चाहता है कि भारत मेरे साथ। यस, राहुल गांधी ये हैं जो चाहते हैं कि भारत पूरे विश्व में कमजोर दिखे। ये उनका पूरा नैरेटिव अगर देखते हैं, तो वो यही नैरेटिव उभर कर आता है कि दिखता है कि भारत कमजोर है, देखिए डिसीजन ऐसे लेता है। इस प्रकार से दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इस पूरे अंतरराष्ट्रीय विश्व में जहां पर भारत एक मजबूत स्थिति में है, जहां पर भारत किस तरफ देखेगा उस पर सबकी निगाहें हैं। भारत क्या बोलेगा उस पर सबके कान सुनने के लिए तरसते हैं कि इस विषय में भारत क्या बोलेगा। यस। वहां सर तो पर हाँ वहां सर। पर राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत तो बिल्कुल कमजोर है, आप चिंता मत कीजिए। तो सर अभी सर हम ये कह सकते हैं अंत में सर कि अ, दुनिया में सर कई ताकतें हैं जो भारत को कमज़ोर देखना चाहती है। हो सकता है इसमें डीप स्टेट काम कर रहा है और राहुल गांधी बिल्कुल। या कांग्रेस को सहारा लेकर वो ये काम कर रहा है। हो सकता है चाइना भी हो, जो नहीं चाहता है कि अमेरिका और भारत साथ में आए। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत और चाइना साथ में आए, तो अंदर-अंदर कौन क्या खेल खेल रहा है, ये तो नहीं मालूम। लेकिन सर क्या ये अंदर के जो शत्रु है उसको साथ में लेकर जो राहुल गांधी खेल खेल रहे हैं, बुक बुक तो उससे हमारे भारत को जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश वो कर रहे हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। दूसरी बात सर, जो लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी इनकी किताब है, वो सेम सेम घटना है। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड की कामयाबी बताते हैं और वो कहते हैं कि भारत की वो रणनीतिक जीत थी और वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। और दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी कि नरवणे जी की बुक का सहारा लेकर कि भारत कमज़ोर है। तो सर ये तो अब सभी को सोचना पड़ेगा कि खुद की महत्वाकांक्षा के लिए कैसे देश की सिक्योरिटी, देश का स्वाभिमान तार-तार करने वाले एलओपी है। सर आपका बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की।
सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद वर्षा जी, जय हिंद, वंदे मातरम।